रहीम। आज का टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन, जो कि है 10th चैप्टर में प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन एंड इंटेंजिबल एसेट्स। बेसिकली डेप्रिसिएशन होती क्या है? डेप्रिसिएशन वो चार्जेस हैं जो हम फिक्स एसेट्स पर लगाते हैं। डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है। डेप्रिसिएशन होती है, डेप्रिसिएशन बेसिकली होती है कि जो हम जिस तरह से हमने एक बाइक खरीदी है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसने एक ना एक दिन ख़राब होना है, ठीक है। बाइक हमारा एसेट्स है, ठीक है, और एक ना एक दिन इसका ख़राब होना है। तो जब वो ख़राब होगा तो हमने नया एसेट्स लेना है, उसके लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं कि कभी ना कभी इसने ख़राब होना है। तो उनसे हम पैसे जमा करते हैं ना, वो डेप्रिसिएशन बिज़नेस में डेप्रिसिएशन होती है कि उनका एसेट्स कभी ना कभी ख़राब होना होता है और तब वो चार्ज करते हैं और उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा एसेट्स जिसकी लाइफ, यानी कि एसेट कोई भी ऐसा जिसकी लाइफ जोन सी होती है, इसकी लाइफ लिमिटेड हो, ठीक है। वो चीज़ जिसने एक ना एक दिन ख़त्म होना है। जैसे हमारी लाइफ लिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है और कभी ना कभी ख़त्म होना है, लिमिट है, ठीक है। इसी तरह एसेट्स होते हैं वो एसेट्स जिसकी लाइफ लिमिट होती है और वो फिक्स एसेट्स होते हैं। वो एसेट नहीं जो आपने, जैसे पेन है, पेन आपने लिया, इसने मतलब 2-4 दिन चल जाएगा, हफ्ता चल जाएगा, ये वाला एसेट नहीं। फिक्स एसेट जिसकी लाइफ मतलब 1 साल से ज़्यादा, ये 2 साल 3 साल इतनी हो, ठीक है, वो होते हैं एसेट्स। अब एसेट्स 2 तरह के होते हैं। पहले होते हैं यानी कि एसेट्स 2 टाइप्स होती हैं एसेट्स की। एक होते हैं टेंजिबल और एक होते हैं इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस में रखी हुई चेयर्स हैं, ठीक है, फर्नीचर्स हैं और रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, और डोर है, बिल्डिंग को भी हम टच कर सकते हैं ना। टेंजिबल एक एसेट्स में एक लैंड भी होती है, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है लैंड, एक होती है प्लांट एसेट्स, ठीक है, और सॉरी एक नहीं 3 नहीं 2 टाइप्स होती हैं। टेंजिबल एसेट्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है लैंड। अब डेप्रिसिएशन लैंड पे नहीं चार्ज होती क्योंकि उसकी लाइफ अनलिमिटेड है, ठीक है। जिसकी लाइफ लिमिट होती है हम उसके ऊपर जिनसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जो कि प्लांट एसेट्स में वो सब कुछ आ जाता है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकती है। और वो ऑफिस इक्विपमेंट हो गया। इसमें प्लांट एसेट्स में आता है बिल्डिंग, ठीक है, इसकी लाइफ लिमिट होती है। कभी ना कभी बिल्डिंग फिक्स एसेट है क्योंकि ये लंबा चलता है। जिसकी लॉन्ग लाइफ होती है ना, वो फिक्स एसेट होते हैं। और करंट एसेट आपको पता है इसकी शॉर्ट लाइफ होती है। और प्लांट एसेट में आ गया बिल्डिंग, जो कि फिक्स एसेट है और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। बिल्डिंग आ गया, ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, यानी कि ऑफिस में जो भी चीज़ें आ गई वो ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी लॉन्ग लाइफ होती है। इस तरह के टेंजिबल एसेट। जो इनटेंजिबल होती है ना, उसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन उनकी भी वैल्यू होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो गया गुडविल क्या होती है कि बेसिकली जब कंपनी होती है ना, कंपनी की एक पावर होती है। फॉर एग्जांपल आप टैग देखते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, 2 ब्रांड्स हैं, उसमें से आप जिसको भी प्रेफर करते हैं वो उसका उसके नाम से उसको प्रेफर करते हैं, उसके नाम से उसको डील करते हैं और उसके नाम से मतलब नाम देख के यहाँ ये ब्रांड का है, ब्रांड भी एक नाम ही है, ठीक है। तो कोई ब्रांड की चीज़ हो, गुच्ची की चीज़ हो, गुच्ची भी एक ब्रांड है, ठीक है, तो उसको लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, वो उसकी गुडविल होती है, ठीक है। जैसा कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ये सारे जो उनसे है ना इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इनकी इसकी अपनी एक वर्थ है, इसकी अपनी एक पावर होती है। लेकिन हम ट्रेडमार्क भी होता है। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि जो उनका एक लोगो होता है, उनका एक टैग होता है, वो उसके ऊपर लगा होता है और वो डिफरेंट तरीक़ा का होगा। जैसे अमेज़ोन का होता है, वो E to Z तक ऐसे स्माइली फेस बना हुआ है। डिफरेंट तरह के ट्रेडमार्क होते हैं और ट्रेडमार्क भी एक वैल्यू रखते हैं।
वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स की बात होगी, इंटेंजिबल एसेट्स होगी। नेचुरल एसेट्स भी होते हैं। नेचुरल एसेट्स वो लगा लो, जैसे ऑयल नेचुरल है, कोयला, ठीक है, कोयल हो गया, ऑयल हो गया। और इसके अलावा ये जो सा सऊदीया में सारी ऑयलिंग है, ठीक है, पहाड़ों से नमक वगैरह लेके आना, ये भी नेचुरल है। ठीक है, तो लेकिन इनका भी बिजनेस होता है। तो इनका नेचुरल हो गया, टेंजिबल हो गया, इंटेंजिबल हो गया। ये तीनों के ऊपर जो ना डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, पर नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। टेंजिबल एसेट्स पे होगी डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर चार्ज होती है डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल के ऊपर चार्ज होती है अमोर्टाइजेशन। नाम डिफरेंट है, पर नाम डिफरेंट से लिखे ताकि हम पहचान सकें कि किसके ऊपर चार्ज हो रही है। डेप्रिसिएशन है ऑब्वियसली इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर होगी, जो कि प्लांट एसेट्स हैं, लैंड वगैरह पे नहीं होती क्योंकि उसकी लाइफ अनलिमिटेड होती है। अमोर्टाइजेशन जो होती है वो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर होती है, और नेचुरल के ऊपर होती है डिप्लीशन। है तीनों सेम होती हैं कि चार्ज ही करना होता है, लेकिन नाम डिफरेंस है ताकि हमें डिफरेंट इन तीनों में पता चले कि डिफरेंट क्या है। ठीक है, इन तीनों में सिर्फ हमने पढ़ना डेप्रिसिएशन, ना हमने अमोर्टाइजेशन पढ़नी है, ना हमने डिप्लेशन पढ़नी है, डेप्रिसिएशन पढ़नी है। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 3 मेथड होते हैं। ओरिजिनल लाइन मेथड, ओरिजिनल लाइन मेथड पे मतलब हम अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कह लो या स्ट्रेट लाइन कह लो, सेम है। उसके बाद आ गया, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड आ गया हमारे पास फिक्स परसेंटेज मेथड। या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, इन तीनों में से यानी कि इसका दो नाम है, डिफरेंट तरह के नाम होते हैं। इसमें ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इस वजह से भी है, स्ट्रेट लाइन इस वजह से भी कहते हैं क्योंकि इसकी ना जो सी फिक्स होती है। इसकी डेप्रिसिएशन में से फिक्स चार्ज होती है, ना कम होती है अगले साल जाके, ना उससे अगले साल जाके ज़्यादा हो जाती है। फिक्स लाइन में हम कट करते हैं। और फिक्स परसेंटेज का मतलब होता है इसकी परसेंटेज एक फ़िक्स होती है। डिक्लाइनिंग बैलेंस इस वजह से कि जोन सा इसका बैलेंस जैसे जैसे बैलेंस डिक्रीज होता जाएगा ना, उस बैलेंस के ऊपर हमने चार्ज करनी है। ठीक है, कॉस्ट के ऊपर नहीं करनी, बैलेंस के ऊपर चार्ज करनी है। उस तरह से तीसरा मेथड इसका आ गया सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इससे हमें पता चल रहा है कि सम ऑफ ईयर जितने साल होंगे, जैसे 5 साल है तो 5 साल को आप 1 2 3 4 5 सम ऑफ ईयर डिजिट आ गए सम ऑफ ईयर के। ठीक है, इनको ऐड करके सम का मतलब ऐड करना, तो 5 8 9 9 10 3 15 आ गए। ठीक है, ये इसके ऊपर चार्ज होती है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ठीक है, हमने सारे साल लिखे, जितने भी साल का, अगर 8 साल होता 10 साल होता तो हम उसको लाइन वाइज लिखते हैं। ठीक है, सम ऑफ ईयर डिजिट, ईयर के डिजिट हमने लिख दिए, उनको सम किया और इसके ऊपर चार्ज करनी है। ठीक है, ये आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर डिटेल में समझ आ जाएगी। अब इसका एक फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। इसका है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। या आप लोगों ने फॉर्मूला सारा याद कर लेना है। रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइडेड बाय ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो सी है डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकलेगी या डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकलेगी। अब डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या होती है? इन दोनों मेथड में, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और सम ऑफ द ईयर, इसमें हम डेप्रिसिएशन जो सी वैल्यू होती है ना वो निकाल कर उसके ऊपर जो सी है ना वो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्वेश्चन में ना आपको रेजिडुअल वैल्यू दी होगी, कॉस्ट दी होगी, कॉस्ट, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू दी होगी और ईयर्स भी दिए होंगे, एस्टिमेट जो सा है ना लाइफ का कि ये इतने साल चल सकती है, ये इतने साल चल सकती है, वो दी होती है। ये सब कुछ आपने दिया होगा।
ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा और स्ट्रेट लाइन मेथड में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ये निकाल लेंगे और उसके बाद फिक्स होती है तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम ही जाएगी। कॉस्ट उन्होंने दी होगी, ठीक है, माइनस रेजिड्यूल वैल्यू होती है जो बचा कुछ हमारे पास आ रहता है। फॉर एग्जांपल हमने बाइक ली, ठीक है, 10 साल बाद बाइक की वो वैल्यू नहीं रहती। इवन कि हम मोबाइल फ़ोन भी लें तो उसको बस खोलने के बाद उसकी वो वैल्यू रहती ही नहीं है, तो वो जो उसकी रह जाती है बाकी की बची वैल्यू, यानी कि ली हमने 50,000 की, ठीक है, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 10,000 रह जाएगी, तो 10,000 जो सा है ना वो उसका रेजिड्यूल वैल्यू है। ठीक है, और कितने साल बाद? 10 साल बाद, तो 10 साल उसकी ईयर ऑफ यूज़फुल लाइफ है कि वो इतने साल चल सकती है। और इस्तेमाल करने के बाद जो हमारे पास डेप्रिसिएशन आएगी वो हम स्ट्रेट लाइन मेथड में चार्ज करते जाएंगे इक्वली डेप्रिसिएशन उसकी। इसके बाद एस्टिमेट यानी कि लाइफ उसकी जो एसेट्स की लाइफ होती है ना वो दो तरह से की जाती है। एक होती है टाइम पीरियड के हिसाब से, एक होती है आउटपुट के हिसाब से कि जितनी वो आउटपुट देगा। ठीक है, इस टाइम पीरियड के हिसाब से इसकी हिसाब लगा लो कि कौन सी चीज़ कितने साल चल सकती है, टाइम पीरियड उसमें आ जाता है। और ठीक है, मतलब उसके ऊपर लिखा होता है कि इतने साल, जैसे गाड़ी का टायर लगा लो, ठीक है, उसका एस्टिमेट लगाया होता है कि इतने साल चल सकता है, इतने साल चल सकता है। ठीक है, गारंटी दी होती है, वो वारंटी होती है टाइम पीरियड के हिसाब से। और कुछ होती है आउट में आ जाती है फोटोकॉपी मशीन के ऊपर लिखा होता है कि आप इतनी मतलब 20 लाख कर सकते हो फोटोकॉपीज़ या 10 लाख, इतनी ना उसके ऊपर लिखी होती है, लिमिट लिखी होती है कि कितनी ये आउटपुट दे सकती है, तो आउटपुट के हिसाब से होती है। लेकिन अभी हमने सिर्फ ये वाला मेथड करना है, टाइम पीरियड मेथड। ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से कि कितने साल चल सकती है, उस हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन वगैरह जो चार्ज करनी है। और एक बात, सब पे जो सा ना डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है कि आप जो सा है वो ना डेप्रिसिएशन वैल्यू बता रही थी, उसमें होता है कि आप जो सा कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट में से माइनस कर दो रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, जो बचेगा ना वो डेप्रिसिएशन वैल्यू, जैसे कॉस्ट है हमारी 1 लाख, ठीक है, उसकी रेजिड्यू यानी कि उसकी बची कुची वैल्यू क्या होगी 10 साल बाद। अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि खुद ही एस्टिमेट कर लें कि 10 साल बाद यार ये 20,000 की रह जाएगी, तो 20,000 उसकी रेजिड्यूल वैल्यू, बचा कुची वैल्यू, और उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 80,000। ये होती है डेप्रिसिएटेड वैल्यू। इसको हम वो भी कह सकते हैं अकुमुलेटेड। ठीक है, यानी कि इतनी जो सी होती है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, ये जो हमारा जो सा फॉर्मूला है वो ये तीनों में लगेगा, तीनों में नहीं बल्कि दोनों में। ओरिजिनल लाइन मेथड में हम इसके ऊपर से चार्ज करेंगे 80,000 के ऊपर से। ठीक है, डेप्रिसिएटेड वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और सम ऑफ द ईयर, इसमें हम जो सा है वो जो सा है डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे ही करेंगे। लेकिन जो सा फिक्स परसेंटेज मेथड है इसमें ओरिजिनल कॉस्ट जो सी है ना, जैसे 1 लाख है, ठीक है, इसके ऊपर ही करेंगे, क्योंकि 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई 5% भी तो आ गया हमारे पास, ऐसे अंदाज़ा लगा रहे हैं 5 से 10,000 रुपये, चलो 10,000 आ गया। ठीक है, बाकी इसका बैलेंस बचा 90,000, फिर अगले साल 90,000 के ऊपर लगती है, इसलिए इसका कौन सा है ना ओरिजिनल कॉस्ट पे इस पर लगाते हैं, क्योंकि इसने हर साल डिक्रीज़ होना, और जितनी इसने डिक्रीज़ होना उतना ही इसके ऊपर कम डेप्रिसिएशन होती जाएगी। लेकिन इसके ऊपर एक फिक्स होती है और इसके ऊपर भी जो सा है ना वो करते हैं, डेप्रिसिएशन वैल्यू भी होता है, क्योंकि इसकी हर साल कम नहीं होती, हर साल इसकी कॉस्ट सेम ही रहेगी, यानी कि 80,000 पे ही कट होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कम होती जाती है, इस वजह से इसके ऊपर जो सा है ना वो करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। मैं कहती हूँ प्लांट एसेट्स, आपको पता चल गया होंगे प्लांट एसेट्स कौन से होते हैं। वैसे एसेट्स जिसकी लाइफ जो सी होती है वो होती है लिमिटेड। ठीक है, वो प्लांट एसेट्स होते हैं। लैंड प्लांट एसेट्स में नहीं आता, आता भी है और नहीं भी आता है, लेकिन उसकी जो सी लाइफ होती है ना वो होती है अनलिमिटेड लैंड की। और अगर हम इंटेंजिबल एसेट्स को इस वजह से लिखते हैं क्योंकि
अगर हम एस्टिमेट लगाएं कि हमारी जैसे ज़मीन पैदावार देती है, तो वो एक लिमिटेड पैदावार देती है। अगर हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो जो वो लिमिटेड देती है ना, उसमें वो लिमिटेड आ जाता है। ये डिस्कशन और है, और तक चले जाएंगे, पर अभी हमने सिर्फ इसी के ऊपर आना है कि इंटेंजिबल प्लांट एसेट्स में जो से हैं वो एसेट्स जिनकी लाइफ लिमिटेड है, जैसे बिल्डिंग हो गई, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया और फर्नीचर वगैरह, ठीक है, ये सब आ जाएगा। तो प्रॉब्लम है हमारे पास 10A2। 10A में सिर्फ उन्होंने समझाने के लिए कहा, वो एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। 10A2 में उन्होंने कहा है कि इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट परचेज्ड वाज इक्विपमेंट ऑन January 3, 1993 एट अ कॉस्ट ऑफ 2,40,000। यानी कि ये कंपनी है वेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट की ये कंपनी है, उसने परचेज़ की है न्यू इक्विपमेंट, ठीक है, न्यू इक्विपमेंट लिया है 3 जनवरी 1993 एट कॉस्ट 2,40,000, 2,40,000 का उसने ख़रीदा। द इक्विपमेंट हैड एस्टिमेट यूजफुल लाइफ, यानी कि जब उसने ख़रीदा ना इक्विपमेंट और जिससे उसने परचेज किया, उसने उसे बता दी कि ये 8 साल बहुत अच्छा चलेगा, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। उसने 8 ईयर्स देती है, 8 ईयर्स में कौन सा है वो उसकी एस्टिमेट लाइफ हो गई, ये उसकी होगी कॉस्ट, ठीक है, विथ एन एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू। अब रेजिडुअल वैल्यू जो सी है वो है 24,000, यानी कि जब 8 साल ये यूज़ हो जाएगा तो इसकी जो सी वैल्यू है वो 24,000 रह जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद उसने कि कंप्यूट द एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस थ्रू आउट 8 ईयर, 8 साल की जो है एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी है। इक्विपमेंट अंडर द 3 डेप्रिसिएशन मेथड, 3 मेथड दिए हैं, उसके हिसाब से निकालनी है। टू राउंड डेप्रिसिएशन फॉर फ्रैक्शनल पीरियड ऑफ द नियरेस्ट मंथ एज द इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड इंटरनली 1 फुल ईयर डेप्रिसिएशन विल टेक ईच अदर, यानी कि उसने जनवरी 3 में लिया और पूरे साल की उसने निकालनी है, यानी कि दिसंबर में, और 8 साल की निकालनी है। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब आपको पता चल गया होगा। अब इसमें फॉर्मूला क्या है जो मैं आप लोगों को बता रही थी, इसमें फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड है। पहला मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में आपने ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं निकालनी, आपने डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे निकालनी, डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि हर साल ही सेम होती है। इसकी कॉस्ट है 2,40,000, लेस कर देंगे हम 24,000 रेजिडुअल वैल्यू, लेस करके देख लेते हैं। 2,40,000 लेस 24,000, तो इसकी जो सी डेप्रिसिएटेड वैल्यू आई है वो आई है 2,16,000, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने जो सी है वो सारी चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर नहीं करनी है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर नहीं करनी है स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द ईयर, सम ऑफ द ईयर में भी हम 2,16,000 पे निकालेंगे। देन उसके बाद है हमारे पास डिक्लाइन, डबल डिक्लाइन मेथड। इसे डबल डिक्लाइन इस वजह से भी कहते हैं क्योंकि ये ईयर्स का कौन सा निकलता है परसेंटेज, ठीक है, उसका डबल इसके ऊपर चार्ज करते हैं, वो जब हम करेंगे पता चल जाएगा। उन्होंने कहा लिमिटेड डेप्रिसिएशन 8 ईयर फॉर अमाउंट दैट कॉस्ट अ बुक वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट ईयर एंडेड इक्वल टू द एस्टिमेट रेवेन्यू। आपको क्वेश्चन तब ठीक होगा जब आप जो है रेजिडुअल वैल्यू आपकी बुक वैल्यू के बराबर आ जाए। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू वो होती है जो हम अपने रजिस्टर पे रिकॉर्ड करते हैं कि इस साल इसकी वैल्यू इतनी रह गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हर साल इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है, तो हम कहते हैं कि इस साल उसकी है हमने ली 1 लाख की, अगले साल 90,000 की रह गई, अगले साल 80,000 की रह गई, तो जो उनसे वो रह जाती है ना वो होती है बुक वैल्यू। तो उन्होंने कहा आपका आंसर तब ठीक होगा जब आपकी बुक वैल्यू आपकी रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल आएगी, ठीक है। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने का कंसेप्ट आपको पहले भी दिया था कि डेप्रिसिएशन जो सा होता है वो खर्चा होता है, हर साल हम कितने जमा कर रहे हैं। जैसे मैं हर साल हर साल कह रही हूँ, हर डेली का 10 रुपये डालती रहूँ, ठीक है, 10 रुपये मैं डेली के डालती रहूँ तो मुझे 1 महीने बाद 300 रुपया मिलेगा, ठीक है। 300 रुपया जो सा वो मेरा अक्यूमुलेटेड है, वो मैंने जमा कर लिया हुआ है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन क्या है? 10 रुपये डेली, तो 10 रुपये डेली, 10 रुपये डेली, ये कौन सा हो गया
ये कौन सा मेथड होगा? स्ट्रेट मेथड मतलब मैं अपनी कॉस्ट नहीं बदल रही, मैं अपनी एक्सपेंस नहीं बदल रही, मैं सेम एक्सपेंस हर साल दे रही हूँ या हर दिन दे रही हूँ। ये तो मैंने डेली का किया है ना, तो अगर इसको 300 रुपया अगर मैं मंथली भी करती हूँ तो साल में मैं जो सा है वो 3600 रुपया जमा कर लूँगी। 3600 एनुअली वो अकोमोलेटेड है, ठीक है। और जो मैं जमा कर रही हूँ मेरा खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन इस वजह से लिखा होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन का हिस्सा डेप्रिसिएशन की वजह से हमें चार्ज हुआ है। तो डेप्रिसिएशन ये होगी कि मैं कितने डाल रही हूँ, और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन होगी कि मेरे पास कितने जमा हो गए हैं। तो अकोमोलेटेड जो सा है वो हमारी डेप्रिसिएटेड वैल्यू के बराबर आए, ठीक है, और बुक वैल्यू जो सा है वो रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आए, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। सॉरी, अब जिस तरह का टाइम कम होता है, वीडियो ज़्यादा लंबी होती है, मैंने इससे पहले ही करके रख ली हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। सबसे पहले आपने बॉक्स बना लेने हैं चार्ज करने के लिए, ठीक है। ईयर्स, कितने ईयर्स हैं? 1993 टू 8 ईयर्स, 8 ईयर्स आगे लगाओ तो 2000 बनते हैं, यानी कि 2000 तक। 1993 से 1 2 3 4 5 6 7 8 साल, ठीक है। और कंपुटेशन में आपको कहा था डेप्रिसिएटेड वैल्यू देखें, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएटेड वैल्यू आ जाएगी। तो 2,40,000 हमारे पास कॉस्ट थी, 24,000 हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू, और 2,16,000 जो सा हमारे पास वो आ गया डेप्रिसिएटेड वैल्यू, और उसके ऊपर हमने सारी चार्ज की है। कितने साल हैं? 8, तो ओबियसली 1 साल की हम रिकॉर्ड करें ना, किसकी अवस? 8 साल के अवस, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कंपुटेशन करनी है आपने। देन देखें डेप्रिसिएशन बिल्कुल सेम आएगी, हर साल जो से 27,000 रुपये मैं देती हूँ, तो अकोमोलेटेड चेंज होगी, वो बढ़ेगी, और एट द एंड 2,16,000 ही आएगा, क्योंकि जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, मैंने आपको पहले कहा था डेप्रिसिएटेड वैल्यू इक्वल टू अकोमोलेटेड वैल्यू, ठीक है। और इन लोगों को आप प्लस करते जाएंगे तो ये आपके पास अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी कि इस साल मैंने 27,000 दिए, अगले साल 27 और 27 54,000 दे दिए, फिर 27 81,000 दे दिए, ठीक है। इस तरह से ये आपके अकोमोलेटेड का कॉलम बन जाएगा। अकोमोलेटेड का एंड आपका डेप्रिसिएटेड वैल्यू के साथ आना चाहिए, जो ठीक होगा। और बुक वैल्यू पहले साल 27,000 दी, तो आपकी कॉस्ट कितनी थी? 2,40,000। 2,40,000 में 27,000 माइनस कर दे तो हमारे पास 2,40,000 माइनस 27,000, तो आ गया 2,13,000। जो लिखा थोड़ा सा समझ नहीं आती, तो 2,13,000, ठीक है। फिर उसके बाद 27,000 लेस की तो 1,86,000, फिर लेस की 1,59,000, फिर लेस की 1,32,000, एट द एंड 24,000 रह जाएगी, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, बस अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि डेप्रिसिएशन, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉलम डेप्रिसिएशन को ऐड करके बनेगा, और बुक वैल्यू का कॉलम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस करके बनेगा। इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें लेस हो जाएगा, ठीक है। और बुक वैल्यू का ये नहीं कि आपने 2,16,000 में से 27,000 लेस करके फिर इधर लिखना है, नो। सबसे पहला कॉलम जो है वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में से 27,000 लेस करके 2,13,000 आएगा, ठीक है। इनको मिक्स नहीं करना। ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। अब है सम ऑफ द ईयर भी बहुत इजी है। सम ऑफ द ईयर ये है, ठीक है। इसमें 1993 हमने सारी ईयर्स लिखे। कंपुटेशन किस तरह से करनी है? 2,16,000। अब ये इसको उल्टा करना है, ठीक है। सम ऑफ द ईयर 8 साल थे, तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 15 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, ठीक है। सम ऑफ द ईयर हो गए 36, ठीक है। अब जब हमने ऊपर चार्ज करनी है ना, ये इस तरह से है कि देखो आपने 8 साल की चार्ज करनी है, ठीक है, लेकिन पहले साल तो उसकी 8 साल की वैल्यू आएगी ना, अगले साल कम हो जाएगा, अगले साल 7 साल की रह जाएगी, फिर अगले साल 6 साल की रह जाएगी, अगले साल 5 साल की रह जाएगी। इस वजह से ये उसकी उल्टी है कि 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर 5 साल होते तो 5 4 3 2 1 और नीचे 2 साल तो 15 आ जाता, ठीक है। इस तरह से करना है कि 36 आपकी आ गई है।
टोटल सम ऑफ द ईयर, ठीक है। और आपने चार्ज करनी है 8 साल, 7 साल, 6 साल, मतलब उल्टी, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल जाना है। देन उसके बाद उसको चार्ज करते गए तो डेप्रिसिएशन देखो चेंज आ रही है, लेकिन देखो कम होती जा रही है हर साल। पहले 48 थी, 42, 36, 30, 24, ठीक है, कम होती जा रही है हर साल। इस वजह से इसके ऊपर फिक्स के ऊपर चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएटेड वैल्यू के साथ करते हैं। वही देन अकोमुलेटेड इन सबको प्लस करके कि 48,000, 42,000, 36,000 इस तरह से आ जाएगा। और बुक वैल्यू जो सी होगी, आपने 2,16,000 में से 48 नहीं लेस करना। आपने ओरिजिनल कॉस्ट जो कि है हमारे पास 2,40,000, उसमें से करना है 48,000 लेस। फिर पहले साल की बुक वैल्यू आ जाएगी कि इतनी रह गई है 192, देखो 2,40,000, फिर लेस 192,000, फिर लेस करना है 42,000। डेप्रिसिएशन लेस कर दी जानी है ये वाले कॉलम में, और अकोमुलेटेड इसमें ऐड करती जानी है। तो हमारे पास देखो एट द एंड अकोमुलेटेड आ जाएगी किसके, डेप्रिसिएटेड वैल्यू के इक्वल, और बुक वैल्यू जो आ जाएगी रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल। ठीक हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद है डबल डिक्लाइन मेथड। डबल डिक्लाइन मैंने आपको कहा था कि ईयर, रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन, इसमें रेट निकालना होता है। रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन बहुत ईजी है, आपके पास ईयर्स दिए होंगे, ठीक है। ईयर्स को आपने डिवाइड कर देना है। जैसे 5 साल है तो 1/5, 1/5 अगर करते हैं 1/5 तो हमारे पास आ गया 0.2, ठीक है। परसेंटेज निकालनी तो मल्टीप्लाई बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आगे परसेंटेज आ गई 20%। 20% का डबल लेना है 40%, इसलिए इसको डबल डिक्लाइनिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने इसको भी किया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 1/8, इसके परसेंटेज आएगी 0.125, मल्टीप्लाई 100 किया तो 12.5, तो 12.5 का डबल लें तो 12 12 24 और 5 5 1 तो 25 आ गया। 25%, 25% पे हमने चार्ज करनी है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। अब ये आ गया क्वेश्चन, सेम वही मेथड, ईयर्स लिख लिया, कंप्यूटेशन लिख लिया, और कंप्यूटेशन में देखो ओरिजिनल कॉस्ट मैंने आपको कहा था डबल डिक्लाइनिंग मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट को पकड़ना है। ओरिजिनल कॉस्ट 2,40,000 है, क्योंकि हर साल इसकी देखो डेप्रिसिएशन की जो सी कंप्यूटेशन की हम कॉस्ट करें वो चेंज है, कम होती जा रही है। तो और यहाँ पे इसका बैलेंस है, बुक वैल्यू में बैलेंस ही होता है, तो ये बैलेंस जो सा है वो इधर आ जाएगा, और ये जो सी है डिक्लाइन होती जाएगी। परसेंटेज सेम है लेकिन इसकी कॉस्ट डिफरेंट होती जा रही है। डेप्रिसिएशन भी कम होती जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। और अकोमुलेटेड जो सी वो ऐड होती जाएगी, बुक वैल्यू कम होती जाएगी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही। और 2,40,000 में 60,000 निकालिए, 1,80,000, 1,80,000 वापस इधर आ गया, और 25% लिया 1,35,000, 1,35,000 दोबारा इधर आ गया। जो बैलेंस आ रहा है बैलेंस मेथड, इस वजह से बैलेंस कहते हैं। बैलेंस का जो आता जा रहा है उसी पे नई साल की चार्ज करते जा रहे हैं। देन लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में गलती मत कीजिएगा, आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लास्ट में ये वाला साल जब हम आ गया ना, मैंने आपको क्या कहा था क्वेश्चन कब ठीक होगा, जब बुक वैल्यू जो सी है रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल आएगी और अकोमुलेटेड डेप्रिसिएटेड वैल्यू के इक्वल आएगी, ठीक है। ये इक्वल कब आएगी, अब ये 32,037 का जब हम लेंगे 25% तो ज़्यादा आएगा। इसको सिर्फ इसके इक्वल लाना, वो किस तरह आएगा, 3,32,37, ठीक है। इसमें से 24,000 लेस कर दो, जो भी आए वो यहाँ पर लिख दो। इस तरह से जब हम इसमें ये ऐड करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। करके दिखाती हूँ। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 60,000, और लेस कर दिया हमने 2,40,000 में से, तो 1,80,000, 1,80,000 वापस इधर आ गया। 1,80,000 में 25% लेंगे तो 45,000 आ गया। 45,000 में से 1,80,000 लेस किए तो 1,35,000, 1,35,000 यानी कि सारा ही मेथड होता गया। लास्ट पे अगर हम 32,037 के ऊपर करते हैं चार्ज 25%, तो हमारे पास आएगा 8,009, ठीक है, 8,009.25 ये आएगा। जो कि अगर हम इसको लेस करें 3,2037,
तो देखो 24,027 आ रहा है, ठीक है। 24,000 से ज़्यादा आ रही ना, 24,000 से ज़्यादा आना चाहिए, 24,000 से कम आना चाहिए। तो इस वजह से 32037 लेस 24,000, ठीक है। आपके पास वैल्यू है ये 8037 आराम से यहाँ पे लिख दो, ठीक है। सारा कुछ वही करो, लेकिन लास्ट पे इसको माइनस करके 24,000 से जो बचता है वो इधर डेप्रिसिएशन लिख दो कि इस साल हमने इतना देना है, ठीक है। और बाद में जब इन सबको यानी कि इन सबको ऐड करते जाओगे तो जब इसमें ऐड करोगे तो 2,16,000 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से चार्ज करके लास्ट में बस इसका ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। 3 मेथड थे, 3 मेथड बहुत इजी हैं। इसमें कौन सा है ये वाला मेथड MCARC, ये वाला नहीं करना, क्योंकि इनके इनमें इनकम टैक्स वगैरह रहता है, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा कि इनकम टैक्स क्या होता है, उसको डिटेल में सारा स्टडी करना पड़ेगा। सिर्फ हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना सीखना था, चार्ज करना सीख लिया डेप्रिसिएशन क्या होती है। देन उसके बाद उसके 3 मेथड पढ़ लिए। इसमें भी सेम है, इसमें बता देती हूँ। और A3 में है ऑन March 29, 1993 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेज न्यू इक्विपमेंट खरीदा, कॉस्ट उसकी होगी 1 लाख और यूज़फुल लाइफ 5 साल, और 10,000 उसकी होगी रेजिडुअल वैल्यू फॉर इनकम पर्पज से इक्विपमेंट क्लास 5 ईयर प्रॉपर्टी। 5 ईयर प्रॉपर्टी छोड़ दें, सिर्फ डेप्रिसिएशन करनी है हमने। अब इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करेंगे कि 10,000 में से माइनस की 1 लाख में से माइनस किए 10,000 तो 90,000 आ जाता है। 90,000 के ऊपर हमने साइड चार्ज करनी है स्ट्रेट लाइन मेथड में। ये देखिए 90,000 के ऊपर साइड चार्ज कर दी, ठीक है, 1/5। अब हाँ, इसमें एक जो सा है ना छोटा सा कन्फ्यूजन है। कंप्यूट द एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईच ईयर, हर साल आपने चार्ज करनी है अंटिल द इक्विपमेंट बिकम फुली डेप्रिसिएटेड अंडर ईच ऑफ द डेप्रिसिएशन मेथड लिस्ट बिलो, बिकॉज यू रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन फॉर ओनली फ्रैक्शन ऑफ द ईयर इन 1993, डेप्रिसिएशन विल बी एक्सटेंड थ्रू 1998। इन्होंने कहा 1993 से 1998 में 5 सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और वो हमें बताएं कि किस तरह से करनी है। अब 5 सालों की करनी है, लेकिन 1993, 4, 5, 6, 7, 8 में हमारे 6 साल बनते हैं, लेकिन उन्होंने कहा डेप्रिसिएशन 5 साल की करनी है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये है कि आपने करनी चार्ज 5 साल की है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा 1998 तक करनी है तो 6 साल बन गया। वो इस वजह से कि अगर हम कोई भी डेप्रिसिएशन या एक्सपेंस वगैरह लेते हैं, इक्विपमेंट लेते हैं, वो पिछली बार जो हमने लिया था 3 जनवरी को लिया था, साल के एंड पे इशू स्टार्ट में ले लिया था, लेकिन ये कौन सा है, ये हम ले रहे हैं मार्च में, ठीक है, March 29। अगर March 15 होता, 20 होता तो हम मार्च को एक्सटेंड कर देते, उसको निकाल देते। तो मार्च को अगर निकाल दे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड कब क्लोज होता है, दिसंबर में। तो जनवरी, मार्च को निकाल दिया तो 3 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, बाकी बचे हमारे पास 9 महीने। तो 6 साल में इस तरह से कि पहले हमने 9 महीनों को तक का चार्ज करना है, नेक्स्ट जो 6 ईयर है उसमें 3 महीनों को चार्ज करेंगे, तो 9 और 3 12, 5 साल तो हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से करना है। अगर हमारे पास यहाँ पे 15 मार्च भी होता तो हम मार्च को निकाल देते हैं और 3 महीने की अगले में साल करते हैं और 9 महीने की। अगर इन्होंने यहाँ पे दिया होता कन्वेंशन, जैसे यहाँ पे दिया कन्वेंशन, अगर इन्होंने हमें कन्वेंशन दिया होता ना तो हम 6 साल की करते, लेकिन 6 महीने डाल देते ऊपर स्टार्ट में, 6 महीने डाल देते लास्ट में, तब भी हमारा 5 साल का 6 और 6 12 लास्ट पीरियड था। कन्वेंशन अगर आ जाए तो 6 महीने हमने डिवाइड कर देने हैं, लेकिन अगर उन्होंने कन्वेंशन नहीं दिया हुआ और जो सा कहा है कि फुली चार्ज करें, लेकिन 6 साल यहाँ पे दिए मैं 5 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो महीनों का हिसाब आ जाएगा कि 9 महीने उधर चले गए, 3 महीने उधर आ गए, इस तरह से होगा। इसका आंसर देख लेते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ये रहा, देखें सिंपल है। 90,000 1/5 जिस तरह से इसने दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि मार्च का हमने निकाल दिया, यहाँ पे आ गया, और लास्ट पे इसको डाल दी 3 मैंने, तो 9 और 3 12, 24, इस तरह 12, ये 1 साल बन गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल की चार्ज की है, लेकिन 6 साल में की है। डेप्रिसिएशन उसी तरह
अक्यूमुलेटेड सब ऐड करके लास्ट पे देखो अक्यूमुलेटेड और डेप्रिसिएटेड वैल्यू सेम है, बुक वैल्यू जो सा है वो 10,000 सेम है, रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। उसका आ जाता है, अब इन्होंने कहा है 200% डिक्लाइनिंग मेथड विद द हाफ कन्वेंशन लिमिटेड डेप्रिसिएशन इन अमाउंट 1998। इनकी 1998 में लिमिटेड डेप्रिसिएशन है। टू एंड विद द रिड्यूस्ड द अनडेप्रिसिएटेड कॉस्ट टू द एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू। इसमें उन्होंने कहा है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए 200% लगाया है। 200% को नहीं देखना उन्होंने। 200% का मतलब क्या है, 100% होगी डेप्रिसिएशन तो 200 में डबल आ जाती है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने कन्वेंशन का नाम दिया है। ठीक है, कन्वेंशन में है कि डबल डिक्लाइनिंग मेथड है। ठीक है, तो लास्ट पे ओब्वियसली लिमिटेड ही होती है, क्योंकि हमने कहा था कि लास्ट पे जो से लेस करने से ऊपर वाली प्रीवियस ईयर का लेस करना है, जो हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू है जो आएगी उसको डेप्रिसिएशन करना है, तो ओब्वियसली डेप्रिसिएशन लिमिटेड होगी। और उन्होंने कहा है कि स्टार्ट में उनसे कन्वेंशन करना है, हाफ कन्वेंशन ईयर। हाफ कन्वेंशन ईयर कितना होता है, 6 महीने। तो इसको देख लेते हैं। 1993 कंपटीशन इसी तरह से 1 लाख मल्टीप्लाई 40%। 40% किस तरह से निकाला है हमने, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 20, 1/5 0.2 मल्टीप्लाई 200 किया तो 20%, 20% का डबल लिया 40%। इन डिक्लाइनिंग डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट पे ऑलवेज चार्ज करनी है। 18,000 में नहीं करनी, 90,000 में नहीं करनी, 90,000 में नहीं किया हुआ, क्योंकि ये कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। लेकिन डबल डिक्लाइनिंग मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही चार्ज होती है, जो कि ये आ गई है। ठीक है, इसको खाल कन्वेंशन का मतलब 1/2। 1/2 का मतलब ही होता है हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब 6 महीने। ठीक है, इसका पहले साल में लेना है हाफ कन्वेंशन, तो हमने ले लिया, और फिर उसके बाद सारा सेम है, लेकिन लास्ट पे लिमिटेड है। लिमिटेड किस तरह से है कि मैंने आपको कहा था 10,000 लास्ट पे। इसका सिंपल मेथड कर लेना, 10,000 लास्ट पे लिख लेना और उसका 90,000 ये लिखना। हर क्वेश्चन में जो अक्यूमुलेटेड है वो होगी डेप्रिसिएटेड वैल्यू, उसको पहले ही लास्ट पे लिखना ताकि कन्फ्यूजन ही ना हो बाद में। ठीक है, और बुक वैल्यू हमेशा रेजिडुअल वैल्यू की, रेजिडुअल लास्ट पे लिख दो। इसका आसान हल ही यही है कि आप लोग पहले ही इसको नीचे लिख लो कि भाई हमारा कंफ्यूज ना हो जाए और ख़राब ना हो जाए क्वेश्चन, तो इस वजह से लास्ट पे इसको पहले लिख लो। 10,360। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे तो 368 है, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ रही है 10368 पे मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 100, तो ये तो आ रही है 4147। अगर इसको लेस कर दें 10368 से तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 6220, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 6,220 आ रहा है, यहाँ पे तो हमारे पास 10,000 आना चाहिए, तो फिर खुद ही माइंड में आ जाएगा। इसमें से इसको लेस करेंगे, 368 बचा, 368 इधर लास्ट में लिखते हैं, सिंपल। ठीक है, इस तरह कन्वेंशन में आए तो 1/2 के साथ करनी है। अगर ये हमें नीचे लिमिटेड ना दिखते तो हम नीचे भी 1/2 करते तो पूरा साल हो जाना था, लेकिन नहीं दिया तो उनकी मर्जी। सम ऑफ द ईयर, सम ऑफ द ईयर में भी सिंपल सम किया, लेकिन इन्होंने एक कन्फ्यूजन दिया है, सम ऑफ द ईयर डिजिट विद द हाफ ईयर ऑफ कन्वेंशन। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट करने हैं लेकिन आधे आधे साल के करने हैं। ठीक है, इसमें भी कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, पर अगर समझेंगे तो क्लियर हो जाएगी। कन्फ्यूजन इसमें ये है कि हाफ ईयर का करना है। अब हाफ ईयर का क्या होगा, अगर मैं इसको लगाऊंगी भी, मैंने कहा था कि 90,000 लगाने, जो कि डेप्रिसिएशन वैल्यू है, क्योंकि ये सम ऑफ द ईयर मेथड है। साल प्लस किए 15 हो गए, और फिर उल्टी गिनती स्टार्ट की, 5 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाय हाफ कन्वेंशन है तो 1/2। ठीक है, ये आ जाएगी 15,000। नेक्स्ट ये हो गई 1993। अब 1993 में हाफ कन्वेंशन हो गया। अब 1994 में हमने वापस से ही इसका लेना है। देखो अब ये इसकी कन्फ्यूजन इस तरह से है कि देखो आधा साल हमने लिया है, हाफ कन्वेंशन से करना है, पूरे साल की वैल्यू बनती है 30,000। अगर हम इसको करें लेकिन 90 और 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाई 15 तो बनती 30,000, लेकिन हमने इसको करना है हाफ कन्वेंशन पे, तो 15 चले जाएगा ऊपर, 15 चले जाएगा इसके अंदर।
1994 में, आधा यहाँ चार्ज कर लिया और आधा 1994 में। 19,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 2, 15 आ गया इतना। 1993 की वैल्यू इतनी है, लेकिन 1994 की वैल्यू हाफ ईयर में इतना कट कर लिया क्योंकि इसका आधा रहता था। इसको इस तरह, इसको बड़ी ध्यान से समझना है कि 1993, 1994 हम पूरा लिख लेते हैं, 1995 बल्कि ऑब्वियसली मैंने लिखा हुआ है, पहले समझते हैं कि 90,000 का जब हमने लिया पूरा, ठीक है, तो 1993 की वैल्यू बनी 30,000, जो कि 15,000 हमने एक साल में करनी है, 15,000 दूसरे साल में करनी है, ठीक है। अब इसके सिर्फ आधा साल हुआ 1994 का, अब इसका बाकी का आधा साल कौन सा है ना, वो हमने 4 पे करनी है, ठीक है। इसको जब हम चार्ज करेंगे तो आ जाएगा 12,000। इसका मतलब डेप्रिसिएशन जो सी है इसकी 15,000 है और इसकी जो सी है 15 और 12 27,000। 1994 की जो सी वैल्यू है वो 27,000 है, ठीक है। इस तरह से करना है, सिंपल। अब भी देखो 5 वाला जो सा हिस्सा था आधा चला गया 1993 में, आधा 1994 में। अब जबकि 4 वाला जो सा हिस्सा था आधा तो वो 1994 में चला गया, फिर 99 आधा उसका भी बच रहता है ना, तो आधा हम इसको कर देंगे इधर। अब ये हो गया पूरा, ये वाला भी हो गया पूरा, लेकिन अब इसका 1995 का तो आधा साल रहता है, तो 19,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 15। इस तरह से करना है कि पूरे साल करना है। 5 का भी 1 साल हो गया, 4 का भी 1 साल हो गया, 3 का भी फिर हो जाएगा, फिर 2 का हो जाएगा, इस तरह से ना ये टोटल। इस तरह से आपने इसको एस्टिमेट करना है, इसकी कंप्यूटेशन करनी है। 1993 में आधा साल 1993 में जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी पैदा होगा कि 1993 में ही पूरा कर लेते हैं। उसका आंसर ये है कि हमने हाफ कन्वेंशन करना है, क्योंकि हमने किया है मार्च में, और मार्च को उन्होंने कहा कि आपने 6 महीने स्किप करने हैं। भाई हमने शुरू में किए 3 महीने स्किप, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 3 महीने स्किप नहीं करने, 6 महीने स्किप करने हैं। तो इस वजह से हमने शुरू में 6 महीने किए, लेकिन इसका भी आधा रहता था, तो आधा हमने 1994 में डाल दिया, ठीक है। 4 पे किया, 4 का था क्योंकि सारे हाफ कन्वेंशन पे करना है, तो सारे हाफ कन्वेंशन पे हुए हैं, और आधा 1993 में चला गया, आधा 1994 में चला गया। फिर 1994 का आधा जो सा था 4 वाला वो कंप्लीट हो गया था, तो आधा 4 मैंने 1995 में डाल दिया, फिर 1993 में डाल दिया, 1995 में, 6 में, 7 में, इस तरह से। और लास्ट में 1998 में देखें वो भी हाफ ही है। यहाँ से पता चलेगा कि देखो 6 महीने है ना, तो 6 जो से आ जाएंगे 1993 में, और 6 जो से 1998 में, तो 6 और 6 12, बाकी 12 24, इस तरह से 12 6 12 1 साल हो गया, फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। 5 साल की ही कंप्यूट किया, लेकिन हाफ कन्वेंशन पे की है, तो हाफ कन्वेंशन इसका इस तरह ही बनता है, ठीक है। यहाँ से देखें पूरा है 5 5 1 साल, 4 4 2 साल, 3 3 1 साल, 2 2 1 साल, और 1 1 1 साल। बस इसका जो सा 1 साल है वो ऊपर चला गया, और इसका 1 साल जो सा वो नीचे आ गया। तो फिर इसका भी इसी तरह होना था कि 1 साल फिर ऊपर हो गया, तो इसका तो 6 और 6, ये 6 और 6, 1 साल तो हो गया है। तो फिर इस वजह से हमने इसको नीचे डाल दिया कि इस नीचे वाला 1 साल हो जाए, तो इसी तरह ये 1 साल, ठीक है, 1 2 3 4 4 साल हो गए। अब ऊपर वाला और नीचे वाला 5 साल पूरे। इसकी तरह से कंपटीशन निकाल लें, और या फिर मैंने टोटल कर लिया था कि आप चाहें तो टोटल कर सकते हैं, या फिर एस्टिमेट इसका लैदा निकाल, क्योंकि मे भी 3-4 मैथड आ जाए, तो उसको इक्वली लास्ट पे रफ अमल पे जो सा है वो हम कर लेंगे, कंप्यूट कर लें, और यहाँ पे इसे डायरेक्टली लिखना होगा तो लिख लें जिस तरह से इजी लगे, ठीक है। अब मैंने उसको टोटल कर लिया था कि पहले साल 6 महीने में सिर्फ 5 है, तो मैंने इसका 5 ही लिख दिया। अगले साल में शुरू का 5 था, नीचे का 4 था, तो मैंने इसको 9 पे कर लिया था।
और इस तरह ये ऊपर का 4 जो 7 इधर चला गया था और इसका 3 था, 4 3 7 हो गया था, फिर 3 2 5 हो गया था, 3 ऐसे और 1 ऐसे। इस तरह इसको डेप्रिसिएशन पूरी इक्वली किया, अकोमोडेट्स का टोटल किया और ओरिजिनल कॉस्ट में से लेस करते गए तो 10,000 90,000 आ गया। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। A3 भी। अब A5 रह गए। A5 की जनरल एंट्रीज हैं। A5 में कुछ भी नहीं है, सिंपल जौन सा है ना, इसमें जौन सा है हमें बताया गया है कि अगर डिस्पोजल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एसेट्स है उसकी वैल्यू जौन सी है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है, जैसे कि कबाड़ हो गया, ठीक है, ख़राब हो गई बिल्कुल, ना किसी के चलाने के लिए काबिल रही है ना कुछ, तो हम उसको डिस्पोजल कर देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है, डिस्पोजल कर देते हैं, उसे निकाल देते हैं अपनी लाइफ से और बस, ना उसके बस कुछ लेते हैं ना कुछ देते हैं, सिंपल, इसको कहते हैं डिस्पोजल, ठीक है। जैसे कि हमने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू आई हमारे पास 90,000, अभी पिछले वाला क्वेश्चन था 90,000, तो 10,000 जो सा उसका बचता था वो उसकी थी बुक वैल्यू, 10,000 का वो रह गया था, लेकिन किसी ने कहा नहीं यार तुम्हें तो उसके 10,000 रुपये भी नहीं मिलने, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको फेंक दो। फिर मैंने इसको फेंक दिया तो 10,000 जो सा है ये मुझे लॉस हुआ। लेकिन अगर उसकी 10,000 वैल्यू रह गई है, लेकिन किसी ने कहा यार मुझे बहुत पसंद है मुझे दे दो, 20,000 ले लो चाहे मेरे से, तो 20,000 अगर चला गया तो हमारे पास 10,000 जो सा आएगा वो हमारे पास आएगा प्रॉफिट, गेन। प्रॉफिट का नाम नहीं दे सकते क्योंकि बिज़नेस का नहीं है, ये तो हम ऐसे ही मुनाफा होता है, हम ऊपर उसको गेन कहते हैं, ठीक है। अगर आपकी बुक वैल्यू से कम पे कोई ले लेता है, अगर इन केस ये भी हो सकता है कि 10,000 वैल्यू रहेगी है, लेकिन किसी ने कहा नहीं यार मैं तुम्हें सिर्फ 5,000 दूँगी, ठीक है, तो 5,000 जो सा होगा वो होगा कैश आ जाएगा, लेकिन अगले का जो सा 5,000 रह गया, इसका 10,000 थी मैंने इसकी वैल्यू लगाई थी, तो 5,000 जो सा होगा वो इसका लॉस होगा, ठीक है। और अगर किसी ने 10,000 की 15,000 में ख़रीद ली तो 5,000 गेन और 10,000 उसको कैश, उसके वैल्यू इक्वल आ जाएगा। इसकी एंट्रीज बिल्कुल सेम है और इजी भी है, बहुत मज़े का चैप्टर है। डिस्पोजल एसेट्स, वही जो हमारे पास एसेट्स हैं वो डिस्पोजल हो जाएंगे, ख़राब हो जाएँ, उसकी लिमिट, यानी कि आगे भी तो प्रोसेस है ना, डेप्रिसिएशन तो ना हमें चार्ज की तरह ना सारी ज़िंदगी, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसका कोर्स ख़त्म हो गया, उसके आगे बाद उसको क्या करना है, या तो उसको सेल करना है, या तो उसको किसी को फ्री में दे देना है, या उसके आवाज़ को थोड़े पैसे लेके उसको दे देना है, इसी तरह ही होता है। अब ये इसमें है कि ड्यूरिंग कैबरी लो मूविंग एंड स्टोरेज डिस्पोज्ड ऑफ प्लांट एसेट्स इन द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन, डिस्पोजल करना चाहती है वो डिस्पोज्ड प्लांट एसेट्स को अपने, और उसकी ट्रांजैक्शन ये है 12 मई को वो करना चाहती थी, 12 मार्च को कैब्रिलो ट्रेड करना चाहती थी कि अपनी मूवी मैन, वो जो सी उसकी वैन है ना, हाँ इन केस एक और केस ये भी था कि 10,000 आपकी वैल्यू रह गई है, ठीक है, उस एसेट की, आप चाहते हैं कि आप इसको सेल कर दें, या जिससे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कार है, कार की वैल्यू 10,000 रह गई है, आप कार वाले के पास गए जिसकी शॉप है अपनी गाड़ी की, आपने उसको कहा है कि भाई ये कार 10,000 की वैल्यू रहेगी, मतलब बताते ही नहीं, हम तो जाके कहते हैं भाई ये वाली कार है, ये आप रख लें और इसकी और जितनी वैल्यू और आपको पैसे और देने हैं तो वो मैं दे देता हूँ और मुझे नहीं चाहिए। वो चाहे 10,000 की गाड़ी आपकी 20,000 में लगा दे, 30,000 में लगा दे, हम नहीं उसे बताते, ठीक है। गए कार लेके के भाई ये ले लें और हमें न्यू दे दें, उसने कहा ठीक है ये पुरानी कार है, इस कार के मैं लगाऊंगा कोई 25,000 या 20,000 लग जाएंगे। आप 1 लाख की नई गाड़ी है, वैसे आती तो नहीं है 1 लाख में, सिर्फ हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, सोच रहे हैं ताकि हम आसानी हो जाए समझने में। 20,000 मैंने आपको लगा दिया, मुझे ऐसा करें 80,000 और दे दें तो आप ये नई गाड़ी ले जाएं,
ठीक है। एक ये भी आता है कि हम पुराना एसेट्स किसी को बेच दें, उसके अवज़ वही एसेट दोबारा ले लें। कार के बदले कार दे दी, उसकी वैल्यू उसने लगाई 20,000 रुपये, तो 10,000 जो सा वो मेरे पास गेन आया है। 80,000 रुपये मैंने उसको कैश दिया और 10,000 से उसकी वैल्यू मैंने पूरी कर ली है। या वो ये भी कह सकता है कि 10,000 उसने कहा एक गाड़ी ले लो, नई गाड़ी दे दो। उसने कहा भाई क्या हो गया, यहाँ पे रख के जा सकते तो रख दो, मैं इसके कोई पैसे नहीं दे सकता, ये ख़राब हो चुकी है पूरी तरह से। तो मैं कहूँगी ठीक है, तो मुझे 10,000 का लॉस हो जाएगा और मुझे उसको पूरे जो से हैं 1,00,000 रुपये देना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, उसने मेरी गाड़ी की कोई वैल्यू ही नहीं लगाई है, तो मैं उसको पूरे पैसे दूँगी। ठीक है, इस तरह से ये वाले सारे केस हैं। अब पढ़ लेते हैं उसने क्या बताया हमें, उसके प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। इसमें इसने कहा है कि कैब्रिलो ट्रेड इन एन ओल्ड मूविंग, उसके बाद प्लांट असिस्टेंट वैन है, मूविंग वैन, वो न्यू वन यानी कि पुरानी लेके वो न्यू वन ख़रीदना चाहती है। द ओल्ड मूविंग वैन हैड कोस्ट 27,000, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन उसकी 19,000 बनी है, अकोमोडेटेड इक्वल टू डेप्रिसिएटेड वैल्यू। ठीक है, और न्यू वैन उसी वो 38,000 की है। कैब्रिलो रिसीव 12,000 ट्रेड इन अलाउंस, 12,000 उसको ना अलाउंस दिया है उसने कि आपकी पुरानी गाड़ी मैं 12,000 रुपये लगाता हूँ, आप मुझे बाकी पैसे दे दो। तो बाकी 26,000 बच गया 38,000 में, तो 26,000 उसने कैश दे दिया। वो मैन आर इंक्लूड वैन व्हीकल अकाउंट। ठीक है, नीचे उन्होंने दिया हुआ भी है कि वैन को आपने व्हीकल अकाउंट में करना है ऐड। लास्ट में उन्होंने दिया है कि एंट्री वैन के नाम से नहीं करनी, व्हीकल अकाउंट्स के नाम पे करनी है, इनके व्हीकल। अब सिंपल एंट्रीज सिंपल है। अब फॉर्मेट थोड़ा सा हो गया। न्यू सबसे पहले हमने उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसकी पहले वैल्यू निकालनी है कि सबसे पहले आपने जो सा है ना जो सी हमारे पास ये है बुक वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले बुक वैल्यू निकालनी है। तो बुक वैल्यू को फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है कि कॉस्ट में से माइनस कर दो रेजिडुअल वैल्यू। तो कॉस्ट है उन्होंने हमें दिया कि कॉस्ट थी पुरानी गाड़ी की 27,000 रुपया, लेस हमने कर दी उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो थी उसकी रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई, अकोमोडेटेड दी हुई है। तो उसकी अकोमोडेटेड वैल्यू होती है डेप्रिसिएटेड वैल्यू। ठीक है, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएटेड वैल्यू होती है। अगर हम कॉस्ट में से उसकी 19,000 निकाल देंगे, 27 में से 19 लेस कर दो, 27 लेस 19, तो बचती है हमारे पास 8,000 रुपये। ठीक है, अभी 8,000 जो सा है ना वो हमारे पास है बुक वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू निकालने का तरीका था यानी कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू मतलब अकोमोडेटेड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल। लेकिन अगर हमें उसको आउट आ जाए कि हमने जो सा है रेजिडुअल वैल्यू निकालनी है, तो उसका भी वही फॉर्मूला है कि कॉस्ट में से माइनस कर दो रेजिडुअल अकोमोडेटेड वैल्यू निकाल लो, तो हमारे पास आ जाएगी 8,000। मतलब कि बची कुची रेजिडुअल वैल्यू बुक वैल्यू हमारे पास आती है 8,000 की वैन बची थी। लेकिन उसने क्या किया, उसने मुझे अलाउंस दिया 12,000 का। उसने यानी कि उसने मेरी गाड़ी जो सी है वो 12,000 में एक्सेप्ट की है 12,000 में एक्सेप्ट की है, 8,000 की बनती थी, यानी कि ज़्यादा एक्सेप्ट किया है ना। तो 12 में से 8 निकालो तो होता है 4,000 का, इसका मतलब मुझे गेन हुआ है। ठीक है, अगर वो मेरी गाड़ी जो सी है 15,000 में, वो 15,000 में कह रही हूँ, मेरी गाड़ी का लगाता 5,000 रुपया, तो 5,000 अगर वो लेता, मुझे अलाउंस देता 5,000 का, तो 8 में से 5 करो 3,000 मुझे लॉस आता, क्योंकि उसने मेरी गाड़ी 8,000 की वैन व्हीकल 5,000 में एक्सेप्ट किया। लेकिन उसने मेरी 12,000 रुपये लगाया मेरी गाड़ी का कि यार मैं तुम्हें 12,000 रुपये देता हूँ, तो मुझे 4,000 रुपये गेन हुआ। और उसी को सिंपल हमने रिकॉर्ड कर देना है। सिंपल एंट्री पहले कर लेंगे जौन सी है व्हीकल न्यू और ओल्ड लिख लेना, इसमें ना होगा नहीं,
न्यू अकाउंट मतलब जो भी कोई नई चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं। एसेट आया 38,000 का। अक्यूमुलेटेड, पहले अकाउंट क्लोज करने हैं ऊपर जगह बना लें, लेकिन अकाउंट क्लोज करना है। अकाउंट कैसे क्लोज करना है? डेप्रिसिएशन वैल्यू लोन से होती है, डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये हम एसेट्स में से लेस करते हैं, जो कि होता है हमारे पास लायबिलिटी कॉन्ट्रा एसेट है। कॉन्ट्रा एसेट्स होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, लेकिन जब इसको हम क्लोज कर देंगे तो इसको हम डेबिट कर देंगे। व्हीकल ओल्ड डेबिट होती है, यानी कि व्हीकल अकाउंट तो डेबिट होता है, लेकिन जब इसको हमने क्लोज किया मतलब अभी चला गया ना हमारे पास, ओल्ड वैन चली गई है, तो हमने उसको कर दिया 27,000। कैश हमने उसको दिया 26,000 रुपया। और गेन ऑब्वियसली गेन और लॉस की एंट्री सबको पता होती है। गेन जो सा होता है हमारे पास क्रेडिट होता है और लॉस डेबिट होता है। हमें गेन हुआ तो हमने गेन लिख दिया। सिंपल। सबसे पहले आप निकाल लें कि बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि हमें गेन हुआ कि लॉस हुआ। गेन और लॉस लिख दें और काम ख़त्म। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज किया ये, ओल्ड का क्लोज किया ये, ठीक है। इन दोनों को लेस किया तो हमारे पास आया 8,000 रुपये, लेकिन उसने हमारा कितना लगाया 12,000 रुपये। 12,000 रुपये लॉन्च लगाया, 4,000 रुपये हो गया हमें गेन। 26,000 में उसको दे दिया कैश और न्यू व्हीकल ले ली। इन दोनों का बराबर आएगा, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद आ गई है उसने दूसरा एसेट्स किया है। दूसरा एसेट जो सा उसने लिया है वो है कैब्रिलो। कैब्रिलो सोल्ड लैंड एंड अनयूज स्टोरेज फैसिलिटी सेल्फ स्टोर, यानी कि वो यूज़ नहीं करती थी फैसिलिटीज़ स्टोर सारा वो यूज़ नहीं करती थी। उसने सोल्ड की है लैंड। फैसिलिटी स्टोर है, ऑब्वियसली वो बिल्डिंग है बनी हुई कोई, ठीक है, तो वो उसने सोल्ड की है। तो लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती है, लेकिन बिल्डिंग पे होती है। तो बिल्डिंग के उसने कहा है कि बिल्डिंग का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की 2,30,000 है। वर्थ जो सी है टोटल 8,50,000 है। 3 लाख उसने कैश ली है और रिसीव किया है 10% नोट रिसीवेबल, यानी कि उसने कहा है भाई मेरे पास नोट है, नोट ले लो और कैश ले लो। मेरे पास अभी पूरा कैश नहीं है, 8 लाख नहीं है पूरा, तो 5,50,000 का उसने नोट रिसीव किया। कैपिटल कोड शो द फ्लोइंग। सबसे पहले हमने निकाल लिया बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है? 1,20,000 तो ओब्वियसली उसी का लैंड का आ जाएगा, लेकिन बिल्डिंग का 5,70,000 में से 2,30,000 लेस करो, 5,70,000 प्लस 2,30,000 तो आता है 3,40,000। 3,40,000 हमारे पास है बुक वैल्यू, ठीक है। 3,40,000 हम लिख लेते हैं। 3,40,000 हमारे पास बुक वैल्यू है, लेकिन 3,40,000 बिल्डिंग की है, तो 3,40,000 वो और 1,20,000। 3,40,000 प्लस 1,20,000 4,60,000, यानी कि टोटल 4,60,000 रुपये बने हैं मेरी दोनों के मिला के, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस तो मैं उसमें से माइनस कर दूंगी ना, कितने वो यूज़ हो चुकी है बिल्डिंग। 4,60,000 बनते थे, लेकिन उसमें मुझे कितने दिए हैं? 8,50,000 रुपये। इसके बाद मुझे गेन हुआ है 4,60,000 की चीज़ ने 8,50,000 में लिया, प्लस 8,50,000, 3,90,000 का मुझे गेन हुआ, ठीक है। अब इसकी एंट्री करेंगे हम। सिंपल। कैश मैंने कितना लिया? 3 लाख। नोट लिया 5,50,000 रुपये। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी क्लोज कर देंगे तो उसको डेबिट करेंगे 2,30,000। लैंड 1,20,000 की थी क्योंकि उसको डेप्रिसिएशन नहीं थी, और बिल्डिंग 5,70,000 की थी। गेन कितना हुआ? 3,90,000। सिंपल हो गया। दैन उसके बाद उसने किया कि ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम एज अ पार्ट परचेज न्यू सिस्टम, यानी कि ओल्ड सिस्टम वो जो सा है ना वो बेच के न्यू सिस्टम खरीदना चाहती है। ओल्ड सिस्टम की 1,26,000। 1,26,000 उसकी कॉस्ट आ गई। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया 98,000। 98,000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन बनती है, तो 1,26,000 प्लस 98,000, 28,000 की उसकी बाकी बची कुची वैल्यू रह गई है, लेकिन 28,000 उसकी बची कुची वैल्यू रह गई है,
बट उसने क्या किया, कैब्रिलो ग्रांटेड 10,000 ट्रेड इन अलाउंस। उसने कहा यार मैं 10,000 में लूँगा, ये 28,000 में नहीं लेना। देखो ये जो अलाउंस देते हैं ना, ये अगला बंदा जो वैल्यू लगा रहा है हमारे उसकी एसेट्स की, उसने कहा 10,000 दूंगा मैं इसके, लेकिन मैंने तो 28,000 रुपये निकाला हुआ था। अब इसका मतलब इसमें से लेस कर देंगे, 28,000 में से 10,000 लेस कर दो तो 18,000 मुझे नुकसान हुआ है कि मेरी 28,000 की बची कुची वैल्यू उसने 10,000 रुपये में लगा ली। तो इसका मतलब मुझे 18,000 रुपये नुकसान हुआ। पेड कर दिए 5,000 कैश क्रेडिट हो जाएगा और 18,000 लॉस डेबिट हो जाएगा। 1,26,000 क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट है कंप्यूटर की ओल्ड की, उसको क्रेडिट कर देना, ख़त्म करना, उसको क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट डेप्रिसिएशन जो कि क्रेडिट होती है उसको डेबिट कर देंगे 98,000। तो बाकी जो से 50,000 रुपये बच गया, उसका नोट है 12%, उसको नोट्स पेबल है, हमने उसको कहा मैं बाद में दे दूँगी पैसे, भी पैसे नहीं मेरे पास, तो इसकी एंट्रीज आ गई। ऑफिस इक्विपमेंट न्यू खरीदा है 95,000, यानी हाँ लास्ट में उन्होंने दिया हुआ है कि इसको ऑफिस इक्विपमेंट में करना है अकाउंट, उसको ऑफिस इक्विपमेंट बनाना है, तो हमने इसलिए ऑफिस इक्विपमेंट लिख दिया। ऑफिस इक्विपमेंट न्यू आया 95,000 का। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो थी 98,000 डेबिट और लेस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल प्लान एसेट्स 18,000 पर लॉस हुआ और इक्विपमेंट आ गई 1,26,000 की, क्रेडिट हो गई, कैश हो गया और नोट्स पेबल दे दिया, एंट्री ये ख़त्म। फिर उसने कहा अच्छा अब ये सारे केस थे आना जाना था, लेकिन उन्होंने कहा ऑफिस इक्विपमेंट 11,000 का था, ठीक है, इसके स्क्रैप डीलर को दे दिया। स्क्रैप डीलर का मतलब होता है कि उसने कहा कि अब चलने जोगा नहीं है और उसने कहा ये मेरे पास भी नहीं चल रहा है, तो उसको फ्री का उठा के ले जाओ। तो वहाँ पर स्क्रैप डीलर होते हैं और वो ले जाते हैं चीज़ें, वो फिर जो चाहे वो करें उस चीज़ों के साथ, क्योंकि उनको दे दिया हमने, स्क्रैप डीलर को दे दिया। नो प्रोसीड का मतलब होता है, प्रोसीड का मतलब रकम, कोई रकम नहीं ली उसने। वर रिसीव फ्रॉम स्क्रैप डीलर, यानी कि स्क्रैप डीलर से कोई रकम नहीं ली। एट द डेट डिस्पोजल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि जब वो डिस्पोजल हुआ ना तो 8,90,000 उसकी जो सी है वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, यानी कि 11,000 में से 8,000 8,900 लगा लो तो 2100 रुपये कौन सा है ना, वो मेरे पास आ गई है कि 11,000 8,900 21 रुपये मेरे पास लॉस आ गई, क्योंकि मैंने तो कोई रकम नहीं ली उसके बाद मैंने फ्री में दे दिया उसे, तो ये लॉस की एंट्री आ जाएगी। आ गया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज किया 8,09,000 रुपये, ऑफिस इक्विपमेंट दे दिया 11,000 का और लॉस हुआ इसके ऊपर 2100 का, तो ये कौन सा हो गया ख़त्म। स्क्रैप ऑफिस इक्विपमेंट नो रिसीव प्रोसीड्स, कोई रकम नहीं ली है। इसी तरह सारा बी ग्रुप है। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। आप लोग करें आगे क्वेश्चंस और बताएं, फिर अगर नहीं समझ आएगी तो फिर आगे बी ग्रुप की भी डाल दूँगी। वैसे समझ आ गई क्योंकि बहुत ईजी है, सारा वही है, सारा स्टेप्स वगैरह सारी चीज़ें वही हैं और 12 चैप्टर इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा।